नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद कांग्रेस का अब ईवीएम राग शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईवीएम को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ईवीएम को हैक करके भी दिखाया। आज दिग्गी के इसी ईवीएम राग पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर रार ठानने लगी है और ईवीएम के कपाल पर बेईमानी का ताज सजाने की कोशिश कर रही है। इसी का नजारा एमपी में देखने को मिला, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने डेमो दिखाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वोट किसी को दें और पड़ता किसी को है। कांग्रेस के इसी डेमो पर बीजेपी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया को बदनाम करने की साजिश है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस का ईवीएम राग, दिग्विजय सिंह का डेमो, वोटिंग में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा वोट कहा जाता नहीं चलता पता, कई नेताओं ने जताया अविश्वास। बीजेपी का जवाब, कहा दिग्गी पर होनी चाहिए कार्रवाई, निर्वाचन प्रक्रिया को कर रहे हैं बदनाम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में बुधवार को ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया। डेमो में दिखाया गया कि वोट किसी को दिया गया और गया किसी और को। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ, तब कर्मचारियों में नाराजगी थी। बटन दबाओ, वोट कहां चला जाता है पता नहीं लगता, आखिर लोगों को पता लगना चाहिए कि वोट कहां जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इस पर अविश्वास जताया था। चर्चा हुई तो वीवीपैट मशीन आई। ये ईवीएम मशीन में वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे अविश्वास, आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है जी? जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार, देखो बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी न हैकिंग की है और हम लोगों ने कहा सोच विचार ही दूसरी किस्म का है। ईवीएम मशीन लाए गए थे टेक्नोलॉजी के रूप में। राजीव गांधी जी बहुत टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, ईवीएम मशीन लाई गई। ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहे कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है। दबाव में है, डरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के कार्य करके कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा कर रही है और निर्वाचन की प्रक्रिया को बदनाम कर रही है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा। साथ ही बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को बदनाम करने का काम कर रही है। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? या आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थे कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे?
या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे। और इसलिए मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो समझ में आ रहा है। आप आतंकवादियों को भाई साहब और जी कह रहे हो, वहां तक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप तो भारत की न्यायपालिका, भारत की निर्वाचन एजेंसी, सबको ही बदनाम कर रहे हो, सीबीआई, सभी कोई भारत के लोकतंत्र को एक तरह से नए सिरे से आप खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फिर कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत के लोकतंत्र को और भारत के निर्वाचन आयोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग से आग्रह है मेरा कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। देखिए, इस देश में संविधान सर्वे सर्वा है और संवैधानिक एजेंसियों के द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार इस देश में चुनाव होते हैं और ये विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस इस लोकतंत्र को बदनाम करने में जुटी हुई है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि ईवीएम पर दोष तो सिर्फ बहाना है, असल में गांधी परिवार को बचाना है। तो जो प्रत्याशित हार लोकसभा में कांग्रेसियों को स्पष्ट नजर आ रही है, उससे गांधी परिवार को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने ये प्रोएक्टिव होकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना प्रारंभ किया है। अगर दिग्विजय सिंह के दावों में इतनी ही सच्चाई है तो चुनाव आयोग जब समय समय पर इस तरह की प्रक्रियाओं को करता है जिसमें ईवीएम पर मॉक ड्रिल होती है, उसमें इनको शामिल होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी खोखली राजनीति चमकाने के लिए और चुनाव आयोग और इस प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह के स्वांग रचने चाहिए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में प्रासंगिकता दिखाने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन चुनाव हारते ही सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। दिल्ली आईआईटी से आए अतुल ने जो डेमो दिखाया, अगर इस डेमो पर विश्वास किया जाए तो सोचने पर विवश जरूर होना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 8। तो जैसे पहले ही ये तय था कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को ऐसा जरूर कहने का मौका मिलेगा कि ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। और मैकेनिज्म की बात जब कांग्रेस करती है तो उसका सीधा इशारा ईवीएम पे होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके जो है वो जीत हासिल की गई है। हालांकि उनका जनाधार था, ऐसा मानना है कि जनाधार था, मध्य प्रदेश में जीतना था, छत्तीसगढ़ में जीतना था और राजस्थान में जीतना था, लेकिन तीनों जगह लगातार हार हुई है और 2 जगह की सरकार गंवानी पड़ी है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी ही, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, उससे हाथ धोना पड़ा है। इसलिए बौखलाई हुई कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि ये आरोप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, इसमें कितनी सत्यता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये कि बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा करके एक तरह से निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, सवाल खड़ा किया है और उन पर निर्वाचन आयोग को एफआईआर करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इसे किस रूप में ले रहा है, सवाल यहां पर है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही है बीजेपी ने कि अगर कर्नाटक में ये जीत जाते हैं तो वहां की पूरी सरकार से त्यागपत्र, यानी कि कांग्रेस के जितने लोग हैं त्यागपत्र दे दें। यहां खुद दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से विजयी हुए हैं, तो क्या उनके ईवीएम में गड़बड़ी करा करके उन्हें जिताया गया है? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस से लेना है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अपने कार्यक्रम में लेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, भरत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम भरत सिंह जी से करेंगे। भरत सिंह जी, आपसे सवाल है कि दिग्विजय सिंह ने जो डेमो दिखाया है, अगर वो सही है तो निर्वाचन आयोग के सामने जाकर के इसे सिद्ध करना चाहिए। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। और बात ये भी है कि जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है, जो विधायक हैं बीजेपी के,
उन्होंने ये कहा है कि राघवगढ़ से जब जयवर्धन सिंह जीते हैं तो क्या ये भी गड़बड़ी से जीते हैं? तो सवाल तो बनता है, क्या कहेंगे भरत जी? देखिए देवेंद्र जी, सवाल तो उठता है। सवाल अगर ये उठ रहा है पूरे देश में कि अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पे इसे संज्ञान में लेना चाहिए और एक बार देश की जनता का जो विश्वास डगमगा रहा है, जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनका अगर विश्वास डगमगा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बार ईवीएम पे आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कहना चाहिए। पिछले 2 महीनों से हमारे जितने विपक्ष के नेता हैं चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमें जो है समय दीजिए और डेमो में भी दिखा देंगे और किस तरह से होता है वो भी बता देंगे। मगर चुनाव आयोग किसके दबाव में विपक्ष को समय नहीं दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को समय नहीं दे रहा है, ये तो समझ में नहीं, ये समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिख रहा है। और आप जो ये कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है या कोई विधायक जीतता है या सांसद जीतता है तो उस पर उंगली क्यों नहीं उठाई जा सकती? ठीक है ना, हमको 400 सीट चाहिए, बाकी का सीट नहीं चाहिए, तो 400 पे जो है सेट कर दो मशीन और बाकी को छोड़ दीजिए, ये भी तो हो सकता है ना। मैं आपसे सरल सवाल कहता हूँ कि ईवीएम मशीन का जब बटन दबाया जाता है तो वो एक जो होता है, एक पर्ची 7 सेकेंड की दिखती है जिसमें ये दिखता है कि हमने किसको वोट दिया है। लेकिन जो दूसरा कनेक्शन जाता है पिठा सिंह जो बैठा होता है उसके पास जब जाता है तो वो वोट किसको जाता है ये तो किसी को नहीं पता है ना। इसीलिए हमने कहा है कि वीवीपैट के साथ जो पर्ची निकलती है, स्लिप निकलती है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो चुनाव जो वोट करके आता है, ताकि वो देख सके कि मैंने जिसको वोट दिया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद में वो पर्ची वहां पे डाल दीजिए आप, फिर ये तो कंफर्मेशन हो जाएगा ना। और जो पर्ची आप डाले रहेंगे उसी पर्ची को आप गिनवा लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश और पूरा विपक्ष अगर ये चाह रहा है कि भाई एक बार जो है इस तरह से हो जाए तो करवा लीजिए ना। क्या लगेगा, 2 दिन लगेगा ना चुनाव में? क्या इसके पहले जो है इलेक्शन जब भी हुआ है तो क्या वो जो पर्ची गिनी नहीं जाती थी, 2-2, 3-3 दिन लगती थी ना। हाँ, बिल्कुल। जिस देश ने इसे बनाया, जिस देश ने ईवीएम मशीन का इजाद किया, उस देश ने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है ना। विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो उसे मान लीजिए। बिल्कुल, सवाल तो उठ रहा है जी। बिल्कुल, हम आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, डॉक्टर अवधेश जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। डॉक्टर अवधेश जी, अभी भरत जी ने जो बातें कही हैं वास्तव में तार्किक बातें हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं कि हाँ कि 400 सेट कर दीजिए, 400 ईवीएम मशीनों को सेट कर दीजिए, 400 सीट आ जाएगी, उसके बाद किसी को जिता लीजिए, सरकार तो बन गई बीजेपी की। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि जो पर्ची निकले उस पर वो चिन्ह छपा हो जिसको वोटर्स जो हैं वो वोट दे रहे हैं और वो दूसरे डब्बे में डाल दें। कम से कम विश्वसनीयता तो बनी रहेगी। हाँ, भले ही 2 दिन 3 दिन लग जाएं, पहले भी तो गणना में समय लगते थे, इस बार भी लगे, तो दिक्कत क्या है? आपको भी चुनाव आयोग से ये बातें करनी चाहिए, बीजेपी को करनी चाहिए कि भाई विपक्ष का ये आरोप है तो इस आरोप को जो है ये शंका समाधान किया जाए। आपको नहीं लगता इससे और लोकतंत्र मजबूत होगा? डॉक्टर अवधेश जी। देखिए देवेंद्र जी, इस समय जो हमारा पूरा देश है वो राममय है। समय जो शीत लहर चल रही है उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा राम की लहर चल रही है। और एक दिन में 3 लाख से 5 लाख श्रद्धालु राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं अयोध्या मंदिर। ये चीज जो है घमंडिया गठबंधन को, खास करके जो राम विरोधी लोग हैं जिन्होंने राम का नाम का अस्तित्व मिटाने के लिए कार्य किया, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, वो ही लोग बौखलाए हुए हैं। तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने ये समझ गए कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने
प्रभु श्री राम का न्योता ठुकराया है, उसी तरह से देश की जनता 2024 के चुनाव में कांग्रेस को ठुकराए। इससे पहले कोई घूम कर निभा लो। अरे भाई 2003 से चुनाव हो रहा है ईवीएम का, तब किसी को पता नहीं लगा कि ईवीएम खराब हो रही है। जब ये जीतते हैं जहां, वहां ईवीएम बहुत फर्स्ट क्लास काम करती है, लेकिन जहां इनकी हार होती है वहां ईवीएम पे दोस्त पे डर देते हैं। एक कहावत आपने देखी होगी, तो कुछ नहीं, कहावत तो सच्चाई में बता रहा हूं आपको। स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, एक तो पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह से, दूसरे लोग होते हैं, दूसरे के बच्चे होते हैं वो का अपना मतलब मटर गश्ती में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं उन्हें पढ़ाई से, लेकिन जब फेल हो जाते तो कहते हैं कि भाई मेरा पढ़ा हुआ आया ही नहीं स्कूल में, क्लास में, पेपर में, टीचर ने अलग से दे दिया एग्जाम में। तो वही हाल इस समय कांग्रेस का है। चुनाव के समय निकलते हैं ये चुनाव बाद में जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, ईवीएम पर अपना सिर फोड़ते हैं, ना जीत जाते हैं, वहां खुद की वाहवाही लूटते हैं। लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत है, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहां कहते हैं ईवीएम पे है। कर्नाटक में ये जीते, बीजेपी हारी, तो बीजेपी ने कहा कि ईवीएम चेक करवाई जाए। दिल्ली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो बीजेपी ने किसी नेता ने कहा कि ईवीएम चेक करवाइए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, तो बीजेपी किसी नेता ने कहा कि ईवीएम चेक करवाइए। कुछ नहीं है देवेंद्र जी, ये केवल बौखलाहट है। जिस तरह से देश में राम की लहर चल रही है, भाजपा की लहर चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश में, उसकी बौखलाहट आज नमनिया के हाथ देता चेहरे पर दिखाई देती है। करने वाले हैं। डॉक्टर अवधेश जी, बड़ी लंबी चौड़ी आपने बातें कही हैं, लेकिन जब कहीं अविश्वास आता है तो उसका समाधान करना भी सरकार का काम होता है। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है, डेमो दिखा रहा है कि इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं और इस तरह से चुनाव हो, तो उसको सुन लेने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि राममय है, पूरा देश राममय है, ठीक है, राममय है देश, सब वोट आपके झोली में जाएंगे ना। तो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है उसी तरह से करा लीजिए चुनाव। एक बार आप भी अनुरोध कीजिए कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है उस तरह से चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करा ले। वोट तो आपको ही जाएगा ना, समाधान भी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और विपक्ष को पुनः से कहने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या? सब कुछ हो सकता है देश में। अब आप ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब कुछ समाधान होना चाहिए। जब ये कर्नाटक में इनकी जीत हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम सही है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई तब इन्होंने कोई बात नहीं की ईवीएम पर। जहां इनकी हार होती है वहीं ईवीएम की बात क्यों आती है? चलिए बात देखिए, बात ये नहीं है कि राम मंदिर बना है तो वोट भाजपा को मिलेंगे। भाजपा ने काम किया है, भाजपा का कार्यकर्ता है, जमीन पर 24 घंटे 7 दिन काम करता है, 12 महीने काम करता है। वो ये नहीं देखता कि चुनाव अगले साल है तो अगले साल काम होगा। आप देखिए किस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है अपने देश का, चहुमुखी विकास हो रहा है, किस तरह से देश का गरीब है उसका उद्धार हो रहा है आज जनता पार्टी सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। राज्य में लाभार्थी है उनको लाभ मिल रहा है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं है, प्रधानमंत्री योजना, उनको नहीं देख रहे हैं आप। ये कांग्रेस के नेता उनको नहीं देख रहे। ये केवल मैंने बताया ना, जो क्लास में फिजल्टी बच्चा होता है वो जब फेल होता है तो वो यही कहता है, मैंने तो पूछा था जी, पूरा सिलेबस पढ़ा था लेकिन क्या करूं, तो दे दिया, मुझे फेल तो हो नहीं था। पहले से वो भूमिका निभा लेते हैं, तो वही भूमिका है जो कांग्रेस के नेता निभा लेते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ ही ये चिल्लाती है कि हाँ ईवीएम खराब है, लेकिन जहाँ जीतती है वहाँ पर ये बातें नहीं आती कि ईवीएम की वजह से हमें जीत मिली है। लेकिन इस बार जो भरत सिंह जी ने कहा है और जो दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पर डेमो दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं अगर जो डेमो देख रहा होगा और बटन किसी और का दबाइए और वोट कहीं और पड़ता हुआ दिखा होगा तो उस व्यक्ति के मन में संदेह जरूर होता होगा।
भले ही बीजेपी कहे कि नहीं संदेह नहीं हो रहा है, लेकिन संदेह तो पैदा हो ही गया होगा जो आंखों के सामने दिख रहा है। तो क्यों ना जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव आयोग से ये निवेदन करें कि थोड़ा सा इनके वाले भी हो जाए। अगले लोकसभा चुनाव में इस तरह के, जिस तरह से भरत सिंह जी ने कहा है, उस तरह से ही चुनाव हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि इससे और लोग? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी डॉक्टर आलोक सोती। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। ज्यादा हो गया है डेटा में कि अब पहुंच नहीं रहा, कट कट के आवाज आ रही है। नहीं आप ऑफरिंग ज्यादा कर दिया आ रही है आप। जी देवेंद्र जी, देखिए, जहां तक मशीन, चलिए, डॉक्टर आलोक सोती जी की आवाज प्रॉपर वे में हमारे पास नहीं पहुंच रही है, तो हम आपको बता रहे थे और इस बिंदु पे चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम फिर एक बार चर्चा में आ गया है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में डेमो दिखा करके यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वास्तव में बटन किसी और का दबे और वोट कहीं और पड़ रहा है। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और चर्चाओं का जैसे ही बाजार गर्म हुआ, डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है। भरत सिंह जी के पास आना चाहेंगे। आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर अवधेश जी ने क्या कुछ कहा है, जवाब दीजिए। अवधेश भाई, जिस तरह से देवेंद्र जी कह रहे थे, इनको याद रखना चाहिए कि 2003 में इसी तरह से ईवीएम पे सवाल उठाया था लालकृष्ण आडवाणी जी, जो इनके पार्टी के नेता थे, और उसको हमने जब समझा, उन्होंने मांग किया कि वीवीपैट लगाई जाए। हमारे भी कुछ नेता ने इसको स्वीकार किया, उन्होंने भी कहा, हमने वीवीपैट का मान लिया और लगा दिया। लेकिन आज अगर विपक्ष ये कह रहा है, तब ये विपक्ष में थे 2003 में, हमने इनकी बात मानी। अगर आज विपक्ष ये कह रहा है देवेंद्र जी कि ईवीएम पे शंका है, संदेह है, शुबह है, तो आखिर भाजपा इससे भाग क्यों रही है? दूसरा शंका तब बढ़ जाता है जब ये अभी जो लोकसभा का अधिवेशन जो हुआ है, सत्र खत्म हुआ, उसमें गुपचुप से जो इन्होंने एक नया अध्यादेश लेके आया कि जो भी अभी नया इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कमीशन तैयार होगा, वो हम बनाएंगे, किसको वहां पे भेजना है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये होता था, मगर अब जो होगा वो तय करेगा, पीएमओ तय करेगा। तो ये तो और शंका सुबह और बढ़ जाती है ना भाई, ये क्यों ऐसे व्यक्ति को तय करेंगे जो कि विपक्ष को 400 जो है सीट दे दे। ये तो ऐसे व्यक्ति को बिठाएंगे ना कि 400 सीट जो है वो भाजपा को आए, वो विपक्ष को न आए, और यही शंका का सबसे बड़ा वजह भी है। दूसरा, जब ये विपक्ष ये शंका कांग्रेस को तब हुई है क्या कि जब लक्ष्य निर्धारित बीजेपी ने कर लिया है कि 400 पार इस बार आने वाला है, शंका तब से ज्यादा कुछ हो गई है? ऐसा इत्तेफाक जो है 2014 से 2024 तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब बार बार ये कहते हैं इतना आएगा, तो आखिर वो टारगेट कैसे आता है? शंका तो होती है ना। कोई ये तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते, कोई भगवान तो है नहीं, कोई राम जी तो है नहीं कि कहे कि 400 आएगा तो 400 ही आएगा। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। लेकिन इस गड़बड़ को और इस शंका को दूर करना होगा। देश की जनता के मनों में जो शंका बैठी है उसे दूर करना होगा। तो अवधेश भाई, इस चीज को आप घमंड में मत लीजिए, इस तर्क को एक तार्किक तौर पे लीजिए कि देश की जनता ये चाहती है, क्योंकि विपक्ष भी कम से कम 200 सीट के ऊपर है। तो 200 सांसद अगर ये चाहते हैं, जो कि जनता का जो रिप्रेजेंट करते हैं, संसद में जाते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, तो उनका भी बात को, उनके भी मान सम्मान को समझिए। 150 सांसदों को बाहर निकाल के जो है वो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। आप विपक्षहीन अगर करना चाहते हैं संसद को, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को जब हमने कहा, आप लोग भी मानने लगे हैं कि 400 पार जा रही है बीजेपी। चलिए, ठीक है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती एक बार पुनः जुड़ चुके हैं और इनसे मैंने पहले सवाल किया था कि विपक्ष की जो मांग है, और जैसा कि भरत सिंह जी ने कहा, उस तरह की प्रक्रिया अपना करके अगर जो चुनाव कराए जाएं, तो क्या इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, विश्वास नहीं हो जाएगा? निर्वाचन आयोग पे जो बार बार आरोप लग रहे हैं, उस पर उंगलियां उठ रही हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं,
क्या उसका उत्तर नहीं मिल जाएगा? डॉक्टर आलोक सोती। में फिर से वापस नहीं जा सकते हैं। आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी स्टैंड स्टोर्ड एक माइक्रो प्रोसेसर मात्र 16 बिट का एक सिस्टम है, जिसमें स्टैंड स्टोलोन मशीन है, केवल RS 232C का इंटरफेस है जो कि बड़ा एलिमेंट्री होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जिससे डेटा ट्रांसफर हो सके। आप जानते हैं कि जिस तरीके का लोकसभा में मशीनों की जरूरत पड़ती है, अगर आप कभी प्रैक्टिकली देखें, एक बूथ पे जाते हैं, बूथ में एक कमरा होता है, उसमें मैक्सिमम जो है 1200 वोट ही निर्धारित होते हैं और 600-700 बनते हैं। तो जब ये इलेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में 1-2 मशीनें नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मशीनों को होती है। कितों की आप प्रोग्रामिंग कैसे चेंज कर लेंगे? आप जानते हैं पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है इसमें प्रोसेस शुरू होती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मशीनें रखी थी कि आओ बेटा हैक करके दिखाओ, तब तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं गई थी। अब आप कोई एक डेमो बना लीजिए, हम बना के दे देंगे कि उसमें आप जो है पर्चा बदल दीजिए, उसकी काउंटिंग इधर डालिए उधर चला जाएगा। तो वो ऐसा ये बेसलेस बातें हैं। राजीव गांधी बहुत ही समझदार आदमी थे, उन्होंने बहुत ही ठीक किया। और हम लोग ने तो देखा है कि गांव में लठैत जिस तरीके से चलते हैं और जिस प्रकार से ठप्पे लगते थे वो है। तो इसके अंदर हर चीज है। वीपैट पे लगभग 50% पे ऊपर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगभग ये पहुंच जाएगी 100 पे, और काउंटिंग भी 25% की इन्होंने एसेंशियल कर दी है। तो कुल मिला के जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैनुअल, जिसमें आपकी मशीन में निकल रही है 10 सेकंड तक आपके पास इमेज रहती है, ये क्या बेवकूफी है कि एक उनको दे दिए वो दे, अरे पूरी मशीन का डब्बा ना पकड़ा दे। आपको वहां पे जो खड़ा CRPF का जो अंदर खड़ा हुआ सेंट्रल फोर्सेस, उस पर आपको विश्वास नहीं है। जो वहां पे जो कर्मचारी खड़े हुए हैं, कहाँ के हैं, कहाँ लगे हुए हैं, उनको क्या मतलब किसी से? तो जो आपका एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है, लाखों मशीन है, जिस तरीके से होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके की कोई चीजें नहीं सामने आ रही है जिस तरीके की ये बातें विपक्ष बुनियाद बातों को ऊपर उठा रहा है। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट पे कई बार इस पे डिस्कशन हो चुका है, चुनाव आयोग में हो चुका है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि वो जहां चुनाव हार जाते हैं वहां EVM जो है बुरी हो जाती है। जब आप चुनाव जीत जाते हैं उस समय नहीं कहते कि तेलंगाना में जो है EVM बिल्कुल ठीक थी, वहां पे जो है कोई कमी नहीं थी। तो ये सब साइंटिस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे जैसे क्वालिफाइड लोगों को जो है डिस्करेज करने के लिए ये जो नेता लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं वही इस बात को बात करते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी जब हम लोग MSc इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके निकले थे, इस तरीके का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात है आपको BL बनाता है, आपका जो है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो आपका बना रही है, और लाखों है, कहाँ पे प्रॉम्प्ट चल रही, कैसी प्रोग्रामिंग चल रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं इस तरीके की बातें? ये बेसलेस बातें हैं, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखिए 140 करोड़ की आबादी वाले में है, उसमें आ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं US की, अरे US में यही तो इस बार दिक्कत आ गई थी, जो पोस्टल बैलेट थे जो घर से अपना पोस्ट से भेज दिया, उसी के लिए तो ट्रम्प चिल्ला रहा था कि ये बेईमानी हुई हमारे साथ। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि घर से बैठे बैठे जो है बटन दाब दे और काम बन जाए। हो सकता है, हम तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है इसको ATM मशीन पे डाल दो, हम जाए अपना जो है पिन नंबर डालें, उसके बाद अपनी वोटिंग करे चले आए। लेकिन हिंदुस्तान में जो है अभी इस लेवल पे कभी सोचा नहीं गया, ना कभी आया है। लेकिन जो एक सिस्टम बनाया है जिसमें आप देखते हैं चुनाव आयोग की देखरेख में होता है, इतने ऑब्जर्वर लगे रहते हैं, इतने जो है उसके अंदर जो है अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, पुलिस और लगी रहती है। ऐसे में इस तरीके की गड़बड़ी होना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत मासेस में होती हैं। लाखों आपके पास CPM है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपका वहां पे साइन करता है आपका जो वो अपॉइंट करते हैं जो कैंडिडेट का जो अगर इतना ही विश्वास है तो क्यों नहीं रहता हुआ एजेंट होता है आलोक जी अगर इतना ही विश्वास है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सभी विपक्ष के साथियों को बुला के कहता है कि आप डेमो दिखा दीजिए, आप हमें बता दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। इसी चुनाव में जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो जो बैलेट पेपर, जब बैलेट बॉक्स खुला, उसमें सब जगह विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे जो पार्टी हो, वो तो एकदम आगे थी। जैसे ही EVM खुलना शुरू हुआ सब पीछे हो गए।
उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है देवेंद्र जी कि जब इलेक्शन कमीशन से हम समय मांग रहे हैं पिछले 2 महीने से, इलेक्शन कमीशन मांग क्यों रहा है? वो किसके इशारे पे काम कर रहा है? क्या वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है? क्या वो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है? क्या वो अमित शाह के इशारे पे काम कर रहा है? और तीसरी बात मैं आपको कह के खत्म करना चाहता हूँ कि आप समझिए कि जब कोई मतलब नहीं जब बैलेट तैयार होता है उसमें सारे कैंडिडेट का नाम डाला जाता है, सारे कैंडिडेटों के सामने जो है उसका जो है चिन्ह डाला जाता है। ये बहुत पहले नहीं किया जाता है, ये मुश्किल से 15 दिन पहले ये इसको इंस्टॉल किया जाता है। वो जो इंस्टॉल करता है ये क्या पता कि वहां पे कौन था कौन नहीं था और कौन व्यक्ति किसका है, ये क्या पता। जब सरकार में बैठे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तब ये शंका उठती है, तब ये उठेगा और देश इसको समझना चाहता है और इसको समझा दीजिए देश को आलोक जी। भाई चुनाव आयोग ने मशीनें रख दी थी और आपसे कहा था आइए आप दिखा दीजिए, तब तो आपका कोई गया नहीं, सुबह से शाम तक कोई इंतजार करते रहे आइए इसको हैक करके बताइए। ऐसा नहीं होता है, दुनिया आगे बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। आलोक जी भरत सिंह जी, अब भरत सिंह जी का कहना है कि उस समय नहीं गए, उस समय उसमें तैयार नहीं थे, अब तैयार है, तो क्या अब निर्वाचन आयोग को बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए, इनकी जो शंका है वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल जो अपना मॉडल बनाया है, जो जल्दी से हो जाएगी, उनके पास भी तो इंजीनियर्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चुनाव आयोग के बाद। जी तो डॉक्टर अवधेश जी, चुनाव आयोग से आप भी अपील कीजिए कि उस समय लोग तैयार नहीं थे, राजनीतिक पार्टियां तैयार नहीं थी, टेक्निकली तैयार नहीं थी, अब तैयार हो गई हैं, अब आप भी बुला लीजिए और शंका समाधान हो जाए। क्या कहेंगे आप? जल्दी जी, मैंने एक बात 2 बार कही, आप नहीं करेंगे। स्कूल में छात्र होता है, फेलियर होता है, जो पता होता है फेल होना है, उस पर केवल अपने अध्यापक पर आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आज भी इलेक्शन कमीशन को बुलाए तो इसमें से कोई नेता नहीं जाएगा। ये एक ही मशीन को लेकर घूमते हैं हर जगह, उसी मशीन को लेकर घूम रहे हैं हर जगह। अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और भाजपा जो है 2 सीट पे आ जाएगी। कर्नाटक में जो इसका ईवीएम में चुनाव हुआ तो उसमें कौन सवाल उठाना कि हम जीत करवाइए? चलिए, जिस दिन ईवीएम का घोटाला खत्म उस दिन भाजपा 2 सीटों की पार्टी चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर ईवीएम पर रार है और ईवीएम निर्वाचन आयोग के कपाल पर एक बेईमानी का सवाल है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और अब जो जरूरत है कि एक बार फिर निर्वाचन आयोग पूरे विपक्षी दलों को बुलाए और कहे कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, और फिर अगर हैक ना हो पाए तो वास्तव में कार्रवाई भी करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।